वी वर इन दी सेकेंड टॉपिक, रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर मैंने बताया था आप कहाँ कहाँ से रिव्यू करेंगे, कहाँ कहाँ से आपको लिटरेचर मिल सकते हैं, मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल फील्ड वर्क, सॉरी अंडरटेकिंग द क्लिनिकल फील्ड वर्क। अब इफ़ वी आर डूइंग अवर रिसर्च इन द क्लिनिकल एरिया, जैसे हमारा टॉपिक जैसे माल नरिश पेशेंट है, माल नरिश पेशेंट हमको कहाँ मिलेंगे, गांव में ही मिलेंगे यार। और बाकी मान लो अगर मान लो हम अगर टॉपिक लाइक अपेंडिसाइटिस पेशेंट को ले रहे हैं, तो आपके अपेंडिसाइटिस पेशेंट कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस पेशेंट आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो आपका फील्ड क्या रहेगा, वो क्लिनिक या फिर आपका फील्ड सेटिंग क्या रहेगा, आपका हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो आप वहाँ पे गांव में ढूंढने नहीं जाएंगे आप पेशेंट को। ठीक है, तो वो जैसे माल नरिश पेशेंट है वो आपको मिलेंगे ज़रूर। बट मैं जैसे आप लोग ये सोच रहे हो कि मैडम ने तो गांव में लिया है और हम हॉस्पिटल में, तो मैं आपको बता रही हूँ आपके कैंडिडेट्स, आपके सैंपल जहाँ मिलेंगे आप वहीं आपका फील्ड वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग द कंसेप्चुअल डेफिनेशन। आप डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग द कंसेप्चुअल डेफिनेशन, इसमें आप क्या करोगे, यू विल you will define your framework, how you will manage, how you will do your all the research in each which frame, किस टाइप का आपका फ्रेम रहेगा। जैसे हम लोग जब सुबह उठते हैं तो वी फ्रेम आउट, वी प्लान आउट की कॉलेज जाने के बाद हम फ्रेमिंग करके रखते हैं ना कि यार आज मैम का लेक्चर होगा, फिर उस मैम का लेक्चर, फिर आने के बाद आई विल गो टू राजवाड़ा, ऐसा मतलब लाइक फ्रेमिंग हमारा हर पूरा शेड्यूल हमारा डे प्लान रहता है, फ्रेम्ड रहता है। तो दैट इज सेम विद दी रिसर्च। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। बिफोर फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, hypothesis for example if we are doing research on malnourished patient, okay, अब आप स्टार्ट करने से पहले आप क्या कोई चीज़, जैसे मैं आपके घर से रिलेटेड एग्जांपल पहले दे रही हूँ। जैसे आप मार्केट जाते हैं कभी खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए गए, तो आप क्या सोच के जाते हैं कि मैं सामान खरीद के लेके आ जाऊंगी, ये आपका रिजल्ट रहता है ना, आपके प्लानिंग का ये रिजल्ट रहता है, यार मुझे आज खरीदने जाना है। तो आप क्या सोचते हो, नहीं मिलेगा ड्रेस आपको वो उस हिसाब का मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये आपका प्रडिक्शंस रहते हैं, आपका ये रिजल्ट रहता है, हाँ और नहीं दोनों में। दैट इज सेम ऑल्सो इन द रिसर्च में भी आप कुछ करने वाले हो रिसर्च, उसका रिजल्ट आइदर नेगेटिव में होगा और या तो पॉजिटिव में होगा। अब जैसे माल नरिश्ड पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब माल नरिश्ड पेशेंट जो हैं उन पे हमारी स्टडी का क्या रिजल्ट आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, हमें उस पर नहीं ध्यान देना। उसका हमें केवल एक स्टेटमेंट तैयार करना है कि नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, हमारे स्टडी का इफेक्ट। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड दी हाइपोथेसिस। मतलब हमें एक जनरल रिजल्ट, एक टेंटेटिव रिजल्ट एज्यूम करना है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। तो दैट वी कॉल दी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब वो फॉर्मुलेट कैसे करना है, यस और नो करके तो नहीं लिखेंगे ना, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। दैट आई विल टीच यू कैसे लिखना है ऑल्सो। वो जब पॉइंट आएगा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, तो मैं आपको वो फॉर्मुलेट करके बताऊंगी कैसे लिखना है। अभी आप बस इतना समझो कि एक रिजल्ट जो होता है एक रिसर्च का, उस रिजल्ट को लिखना, फॉर्मुलेट करना इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके, then next is see, and now we will see every steps one by one। अब हर स्टेप में क्या क्या होता है मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। जैसे फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग एंड डीलिमिटिंग दी प्रॉब्लम। अब फॉर्मुलेटिंग एंड डीलिमिटिंग का मतलब, जैसे अब आपको रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है। ठीक है, अब आई एम गोइंग टू टीच यू इम्पॉर्टेंट थिंग, लिसन। अब जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप जब पकड़ोगे, जब लिखोगे, तो आपको उसके लिए आपके टॉपिक को डिलिमिट करना है, स्पेसिफिक करना है। अब व्हाट इज डिलिमिटेशन, स्पेसिफिकेशन मैं बता रही हूँ। सी, यू आर टेकिंग द टॉपिक ऑफ GNM थर्ड ईयर का टॉपिक आप ले रहे हैं एंटीनेटल। ठीक है, अब एंटीनेटल टॉपिक इज
ऑफ जीएनएम का कोर्स है वो। जीएनएम के कोर्स में, जीएनएम थर्ड ईयर के कोर्स में कौन सा यूनिट में है? आई थिंक इट इज़ इन थर्ड यूनिट, राइट? नहीं पता मुझे, आई एम नॉट श्योर, आई एम थॉर अबाउट द बीएससी सिलेबस। तो जीएनएम के कोर्स में से, जीएनएम थर्ड ईयर के कोर्स में से ओबीजी सब्जेक्ट है। अब मुझे थोड़ा चेंज करने दो पिक्चर। हाँ, अब ये रहा जीएनएम का, दिस इज जीएनएम कोर्स, दिस इज जीएनएम सिलेबस। जीएनएम सिलेबस के अंदर जीएनएम थर्ड ईयर में ओबीजी सब्जेक्ट है। अब ओबीजी सब्जेक्ट्स में से आपने एंटीनेटल यूनिट लिया है। अब एंटीनेटल यूनिट में आप एंटीनेटल मदर के डाइट को ले रहे हो। अब आप समझ में आ रहा है कितने स्पेसिफाई हो रहे हो आप ऐसे सुपरफिशियल कोई भी टॉपिक, जैसे आप मुझे जीएनएम का कोई भी टॉपिक दे दो, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी डिलिमिटेड होना चाहिए आपका टॉपिक। जितना आपका टॉपिक डिलिमिट करोगे ना, जैसे और एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे माल नरिशमेंट पे हम कर रहे हैं। माल नरिशमेंट किस में आता है? न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट में आता है। शायद न्यूट्रिशन जीएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। जीएनएम फर्स्ट ईयर में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में हमने माल नरिश पेशेंट्स के बारे में पढ़े थे, राइट? याद करो। और माल नरिश पेशेंट जो है, अब माल नरिश पेशेंट का हम किस किस पे चीज पे स्टडी कर रहे हैं? उसके तो ईटियोलॉजी भी है, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी है, मैनेजमेंट भी है, तो हम किस चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं उसको भी आपको स्पेसिफिक होना है। अब आप मान लो ईटियोलॉजी पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप ईटियोलॉजी पे स्पेसिफाई होगे, मतलब आप कितना स्पेसिफिक हो रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड द डिलिमिटेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द टॉपिक। स्पेसिफिक आपको समझना पड़ेगा बेटा, मैंने जो समझाया वो आप, अगर आपको फिर भी इसमें डाउट लगता है तो आप लोग पूछ लेना मुझे। सी, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Researcher identifies an interesting significant problem and good research question। मुझे पता है ये सब इंग्लिश में है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं एक एक इंग्लिश का आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके दे रही हूँ, ठीक है? सी, रिसर्च आइडेंटिफाइज एन इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंट। आप एक फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिसर्चर आइडेंटिफाइज एन इंटरेस्टिंग significant problem and good research question. Good research depends on a good degree of good questions. While developing a research question, researcher must pay close attention to these things. थी, अब मैं सबका ट्रांसलेट करके आपको बता रही हूँ। इस स्टेप में आपको क्या करना है? इस स्टेप में आपको अपना रिसर्च टॉपिक स्पेसिफाई करना है। अब जैसे आपको पहले तो ये देखना है व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट को जगाइए। आपकी इंटरेस्ट कहाँ पर है? आपका मेड सर्च में है, मेंटल पे आपका इंटरेस्ट है तो आप मेंटल टॉपिक लीजिए। पीडियाट्रिक पे इंटरेस्ट है तो यू गो विद पीडियाट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्चर को अपना इंटरेस्ट पता करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रिसर्चर को देखना है, अपना इंटरेस्ट आप सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग ही रखो, नर्सिंग से रिलेटेड होना चाहिए। पता चला आप मूवी पे या फिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आप इस टाइप का कुछ टॉपिक लोगे तो विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग ना। तो आपको ऐसे टॉपिक नहीं लेना है, भले आपका कितना भी इंटरेस्ट हो। योर रिसर्च, योर टॉपिक शुड बी वेरी सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है? नेक्स्ट इज, ये मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन की हूँ, क्लियर है ना आप लोग को सबको? नेक्स्ट इज गुड रिसर्च डिपेंड टू गुड डिग्री ऑफ गुड क्वेश्चंस। अब जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट में मुझे एक चीज़ और बताना था। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट पॉइंट इसी का नाम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इसी स्टेप को ही बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अब व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम? अब आप ये मत बोलना कि रिसर्च में आने वाले प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। ये आंसर मैं ऐसे ही, मतलब मुझे बच्चे हमेशा ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप लोग एटलीस्ट प्लीज़ ये मत बोलना। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम वो होता है जिसमें हमको स्टडी करना है, जिस टॉपिक पे हमको स्टडी करना है, दैट वी कॉल द रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम वो नहीं है जो रिसर्च करते समय प्रॉब्लम आती है, उसको रिसर्च प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं।
रिसर्च प्रॉब्लम वो होता है जिस टॉपिक पे आपको स्टडी करनी है, जिस टॉपिक पे आपको सॉल्यूशन चाहिए। जैसे हमेशा से मैंने बताया, माल नरिश पेशेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम यही है, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम यही है, माल नरिशमेंट। अब माल नरिशमेंट की इटियोलॉजी हम सर्च कर रहे हैं, पे स्टडी कर रहे हैं, तो माल नरिशमेंट की क्या क्या इटियोलॉजी है हम इस पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च प्रॉब्लम है ये हमारा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फॉर्मुलेटिंग एंड डिलिमिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, और इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी इसी स्टेप को बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर। अब आपको मैंने बताया था कि लिटरेचर रिव्यू करना, पुराने किसी पहले से पब्लिश हुए लिटरेचर को रिव्यू करना इज कॉल्ड दी रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर। अब वाई आई एम फोकसिंग ऑन द रिलेटेड लिटरेचर, अब आपको रिलेटेड ही तो पढ़ना है ना यार। अब आपको माल नरिशमेंट के आपकी डिटेल्स चाहिए, अब आप माल नरिशमेंट से रिलेटेड लिटरेचर ही तो पढ़ोगे ना, कि आप कुछ अपेंडिसाइटिस का पढ़ने बैठोगे। ऑब्वियसली हम रिव्यू क्यों कर रहे हैं, किसी लिटरेचर का, रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू क्यों कर रहे हैं, आप अगर ये समझ जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमको ये कितना इम्पोर्टेंट स्टेप्स है हमें। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कुछ फाइल बनाते हो, फाइल वर्क करते हो, तो आप अपने सीनियर्स को क्यों देखते हो। आप मान लो पीडियाट्रिक का फाइल बना रहे हो, आप अपने सीनियर्स का पीडियाट्रिक का फाइल क्यों देखते हो, जस्ट बताओ मुझे सिंपल सी। क्योंकि आपको आइडिया लेने के लिए कैसे बनता है, कैसे करते हैं। अब रिसर्च में भी वही होता है कि हम पहले इस स्टडी को किसी ने किया है क्या, ये सर्च करते हैं। ठीक है, अब मान लो माल नरिशमेंट पे रिसर्च किसी ने किया है क्या, और किया है तो किस चीज़ पे किया है, इटियोलॉजी पे किया है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में किया है या फिर प्रिवेंशन में किया है, तो वो हम पता करते हैं। और अगर इटियोलॉजी पे किया है जिस पे हम करना चाह रहे हैं, तो वेरी वेल एंड गुड, तो हमें क्या देखना है, फिर उसके रिजल्ट देखना है कि उसका क्या रिजल्ट आया था। ठीक है, तो अगर जो भी उसके में कमियां हमको जो दिखेगी वो हम अपने रिसर्च में नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए लिटरेचर करते हैं, ताकि अगर उस रिसर्चर में कुछ कमी है तो हम उसमें उसको रिपीट ना करें हमारे स्टडी में। और दूसरी चीज़, अगर रिसर्चर ने ये स्टेप्स यूज़ किया है और उसका रिजल्ट ऐसा आ रहा है, तो हम थोड़ा सा और अलग करने के लिए आप अपना रिव्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, सी नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्टेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस नॉलेज। कोई ज़रूरत नहीं है जितना बड़बड़ा रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ आप केवल उसी को समझो, उसी को अपने नोट्स बनाओ और उसी को पढ़ो समझो। ठीक है, ये जो इंग्लिश में जो लिखा है ना वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला है। व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, ये सब आपको पता चलता है अगर आप कोई लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें और उससे रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, इसीलिए हमको रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरटेकिंग द क्लिनिकल फील्ड वर्क। Undertaking the clinical field work means, see, to refresh or updating clinical, let me change the slide please.